सबसे पहले बात करेंगे कराची की ट्रांसपोर्ट के हवाले से कि सूबाई गवर्नमेंट ने तो शायद कुछ भी नहीं किया, हम देखते रहे। और जिस तरीके से लोग परेशान हैं, वफाकी हुकूमत ने भी, मुख्तलिफ वफाकी हुकूमतों ने जो पहले रहीं जो अब है, मुख्तलिफ जो है टाइम फ्रेम दिए, मुख्तलिफ मनसूबे थे। ग्रीन लाइन बस मनसूबा था जो ताखीर का शिकार है। हाँ, मुतज़ाद किस्म के दावे हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन अब एक तस्वीर शेयर किया असद उमर साहब ने, जिसके बाद कुछ उम्मीद बन गई है शायद। अच्छा, ये तस्वीर जो शेयर की गई है, ग्रीन लाइन मनसूबा बस जो है वो ख्वाब बनकर रह गया है। पीटीआई हुकूमत ने भी मनसूबा मुकम्मल होने के हवाले से, मैं वही बात कर रही थी, मुतज़ाद दावे किए, मगर अभी तक खुशनुमा दावों में हकीकत का रंग कोई नहीं भर सका। अब वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट किया कि कराची ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट मनसूबे के लिए प्रोटोटाइप बस जो चीन में तैयार कर ली गई है और इंस्पेक्शन की मंजूरी के बाद 80 बसों की तैयारी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अब देखें ये प्रोटोटाइप बसें किस तरीके से चलेंगी, कब आएंगी। ये जब बस आएगी, अभी प्रोटोटाइप जो है इसका, वो जो तस्वीर ये आप देख सकते हैं जो इस वक्त है, ये तैयार की गई है। और इसके बाद ये 80 बसें जो हैं कराची में आ जाएंगी। इस हवाले से जो मुतज़ाद दावे की हम बात कर रहे थे, मुख्तलिफ टाइम दिया जा रहा था, कोई जून की बात कर रहा है, कोई मुख्तलिफ बात कर रहा है। और शायद जब ये आ जाएंगी तो कराची वालों के कुछ जो मुश्किलात हैं वो हल हो जाएंगी। कराची में ग्रीन लाइन का मंसूबा तो ऐसे था बिल्कुल जैसे ख्वाब ही बन चुका है। और बस चलने के हवाले से हुकूमत, तमाम हुकूमतें हम बात करें, एक हुकूमत की बात नहीं करते, तज़ब्ज़ुब का शिकार रही है। अच्छा हमजा, आपने कभी कराची में ट्रैवल किया हो तो आपने वहाँ की बसें और वहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट आपने देखी है? बिल्कुल, उस पर दिल ही नहीं करता ट्रैवल करने का। खटारा किस्म की, चले दिल तो नहीं करता, उनको आप देखें तो आपको खौफ आता है कि भाई अभी इसके पुर्जे खुल जाएंगे, अभी ये बिखरी हुई नजर आएगी आपको। आमतौर पर कहते हैं हवा में उड़ना शुरू कर देगी, बिल्कुल ऐसा ही है। और आपको लगता है देख के कि भाई अभी इसके पुर्जे जो है ना इधर से उधर बिखरे पड़े होंगे, ये हवा में होगी, तो आप उससे दूर ही रहना बेहतर समझते हैं, बजाय से कि उसमें आप ट्रैवल कर सकें। लेकिन वहाँ शहरी मजबूर है, वहाँ के शहरी मजबूर हैं उसमें ट्रैवल करने के लिए। इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड करते हैं, 13 साल हो गए हैं मुसलसल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को वहाँ पर। खैर, फरवरी 2016 में शुरू होने वाले मंसूबे को गुज़श्ता हुकूमत ने 1 साल में मुकम्मल करने का ऐलान किया था, लेकिन मंसूबा 5 साल बाद भी जो है मुकम्मल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हम इस हुकूमत की भी बात कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जो तब्दीली सरकार हम जिसे कहते हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार नजर आ रही है। एक वफाकी वज़ीर ने जून का वक्त दिया, दूसरे ने जुलाई अगस्त में तकमील का इंदिया दिया था। हुकूमतों के दावे और सियासी जो रंजिशें हैं वो तो चलती रहती हैं, मगर अहले कराची जो कराची के रहने वाले हैं उस दिन सुख का सांस लेंगे जिस दिन उन्हें आरामदा सफ़र की सहूलियात मिलेंगी, जिस दिन उन्हें वो खटारा बसें और वैगनों से इस छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल, सड़कों के हालात कुछ अच्छे नहीं है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि जो तस्वीर शेयर की गई असद उमर साहब की जानिब से, लोगों को बहुत अच्छी लगी कि चलें इस पर वफाकी हुकूमत काम कर रही है, संजीदा है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे की बसेस आप बता दीजिए कब तक कराची पहुंचने का इम्कान है और ये सर्विस कब तक शुरू हो जाएगी? अब क्या लग रहा है, जब तस्वीर भी शेयर कर दी असद उमर साहब ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के लिए मुझे आज मौका दिया बात करने का। देखिए, ये जो ग्रीन लाइन बस सर्विस है, ये टावर से लेकर मेरे हलके के अंदर यानी 252 में इसका एंड होता है और मेरा बहुत बड़ा हलका इसके उसमें आता है सर्विस के अंदर जी। और जब से मैंने उस हलके में जाना शुरू किया तकरीबन 2018 से, और उससे पहले भी इस कराची शहर में, क्योंकि मैं कराची की नुमाइंदगी करता हूँ, तो मैं ये देख रहा था कि पिछले कई सालों से ये मंसूबा बन रहा है जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी थी। हम पहले ही बहुत डिले हो चुके हैं और मज़ीद डिले हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अब कराची के शहरी, तो इसलिए अब इसको बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम हो रहा है। जैसे कि असद उमर साहब ने बताया कि ये जुलाई अगस्त के अंदर ये बसेस कंप्लीट होकर आ जाएंगी। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। इससे ज़्यादा डिले करेंगे तो ये हमारे लिए भी नुकसानदेह और शहर कराची के लिए भी नुकसानदेह, इसलिए कि इस वक्त कराची के अंदर जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो नहायत ही परेशान कुन है। और मैं क्योंकि ख़ुद जब जाता हूँ अपने हलके की तरफ तो मुझे 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी तकलीफ़ है लोगों को, और इसका जितना जल्दी सदबाब हो सके वो करना चाहिए। और अब जो असद उमर साहब ने कहा है तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इससे ज़्यादा अब डिले नहीं होगा इंशाअल्लाह। मेरी पूरी उम्मीद भी है, दुआ भी है कि अगर अगस्त तक बसें आ जाती हैं तो फिर ये कि इसको फौरी तौर पर अगस्त के एंड तक या अगर सितंबर तक जो है ये बसेस जो है अपने ऑपरेट करना शुरू हो जाए, ये सिस्टम चल पड़े, लोगों को आसानियां पैदा हों, लोगों के लिए राहत का सामान हो। सही है सर, हमारी भी यही दुआ है। हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कराची वालों के लिए ये मंसूबा कितना अहम हो सकता है और कराची के ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं किस हद तक बेहतर हो सकेंगे इसके आने से, इस मंसूबे के आने से? क्योंकि असद उमर साहब ने 80 बसों का बताया कि 80 बसें क्या काफ़ी होंगी?
देखिए कराची के, मैं तो ये समझता हूँ कि कराची के लिए ख़ास तौर पे उस रूट पर चलने वालों के लिए तो ये ज़िंदगी मौत का मसला है। इतना शदीद रश होता है ट्रैफिक का, ट्रैफिक जाम होती है, और जिसकी वजह से इतने मसाइल पैदा हो चुके हैं कि बाज़ दफ़ा मैं आई विटनेस हूँ इस बात का कि एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं ट्रैफिक जाम के अंदर। उसमें बेचारे बीमार लोग होते हैं, उसमें जच्चा बच्चे के मतलब डिलीवरी केसेस होते हैं, उसमें और बहुत सारे केसेस होते हैं। तो बाज़ दफ़ा तो अक्सर हमने सुनने में आया कि जी वो उस पर एम्बुलेंस के अंदर ही इंतकाल हो गया है पेशेंट का। तो ये बहुत ज़रूरी है, पहले ही बहुत डिले हो चुका है और इसको जितनी जल्दी और अब इसको मुकम्मल करें, क्योंकि ये वफाक का मंसूबा है। इसे असद उमर साहब ने जैसे कहा है, अगर इस पर अब आवाम को एक थोड़ी सी उम्मीद नज़र आई है तो इस उम्मीद को टूटना नहीं देना चाहिए हमें। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही सख्त ज़रूरत है, इसलिए कि एक बहुत बड़ा तबका जो है, जो बेचारा रोडों पर फिर रहा होता है, बसेस के इंतज़ार में है, ट्रैफिक नहीं है, सही इंतज़ाम नहीं है, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम सही नहीं है, तो उससे और टाइम का बहुत ज़्यादा ज़िया होता है। तो इसलिए इस सर्विस, ग्रीन लाइन सर्विस के आने के बाद एक बहुत बड़े तबके को रिलीफ मिलेगा और उससे कराची की रोडों पर भी प्रेशर कम होगा और लोगों को एक अच्छी और मुनासिब सवारी जो है वो मिलेगी। तो ये एक मंसूबा है। मैं तो कहता हूँ इस तरह के कराची के लिए तो कहीं और बनाने चाहिए, ताकि कराची के अंदर जो ट्रांसपोर्ट का एक बहुत शदीद मसला है उसको हल करने में आसानी हो और लोगों को रिलीफ दे सकें, क्योंकि हुकूमतों का काम यही है, चाहे वो बिल्कुल हुकूमतों का काम यही है। आफ्ताब जहांगीर साहब हमें ज़रा ये भी बता दें कि जिस वक्त ये ट्वीट की गई है प्रोटोटाइप बस जो है, यानी कि जो नमूना है वो शेयर किया तस्वीर की सूरत में असद उमर साहब ने, उसके बाद एक बहस छिड़ गई थी, बेजा तनकीद की जा रही थी कुछ सपोर्टर्स की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत पर। तो क्या हुकूमती सतह पर भी ऐसा मामला तो नहीं होगा कि कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस के हवाले से वफाकी और सूबाई हुकूमतों में खलीज पैदा हो जाए? देखें, वफाकी और सूबाई हुकूमत में खलीज हो या ना हो, आवाम को इससे कोई लेना देना नहीं है। आवाम को, अगर ये बड़ी अजीब बात है कि एक शहर है जो पाकिस्तान का 65% रेवेन्यू देने वाला शहर, जो सूबे को 95% रेवेन्यू देने वाला शहर, वो अगर वफाक और सूबे की लड़ाई में पिस रहा है तो आवाम कहाँ जाए? ठीक है, अगर जो सूबे की जिम्मेदारी है सूबा अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे और जो वफाक की जिम्मेदारी है वफाक उस जिम्मेदारी को पूरा करे। अगर कोई खलीज है भी तो खुदा के लिए उस खलीज को दूर करे। आवाम के मंसूबों में आवाम को रिलीफ देने के लिए खलीजों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि खलीजों को ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। इससे पहले कि लोगों का एतमाद जो है हम सियासी लोगों पे से उड़ जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये अपने डिफरेंसेस को अलग रखना है, इख्तलाफात को अपने अलग रखते हुए आवाम के लिए जो भी भलाई का काम हो, आवाम की मुफाद में जो काम हो, उसमें हमें मिलजुल कर चलना चाहिए। मेरी हमेशा से यह बात मैं हर जगह फोरम पे ये करता हूँ कि हमें सियासत को एक तरफ रखते हुए आवाम की रिलीफ के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि आवाम ने हमें बड़ी रिस्पेक्ट दी है, बड़ी इज्जत दी, आज इस हमें मुकाम पर पहुँचाया है। अगर हम उनसे किए हुए वादे पूरे नहीं करेंगे तो फिर आने वाले वक्त में आवाम का सियासतदानों से एतमाद ख़त्म हो जाएगा। तो लिहाजा अगर कोई इख्तलाफ है भी तो वो इसको एक तरफ रखते हुए इस मंसूबे को जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँ और ताकि आवाम को रिलीफ दे सकें। जहांगीर साहब, कराची ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, उसके तहत दीगर प्लान्स कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कोई काम हो रहा है, और इस हवाले से सूबाई और वफाकी हुकूमत का वर्किंग रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, कोई इख्तलाफात हैं या नहीं है? अच्छा देखिए, मंसूबे तो बहुत सारे हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मंसूबा एक ये ग्रीन लाइन का था और एक जो है सर्कुलर रेलवे का है। अगर वो भी प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाए तो तब भी एक ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है। और उसके साथ साथ जो था 4K का एक K4 का एक मंसूबा है पानी के हवाले से, उसे भी पहुंचाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि हम जो है जो लोगों की ज़रूरतें हैं उस पर इख्तलाफ लेके बैठ जाते हैं। देखिए, जब वफाक ऐलान करता है तो सूबा कहता है नहीं ये तो हमारा मंसूबा है, सूबा कोई बात करता है तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप जो है, मैंने हमेशा कहा है कि मैं तो अपने हलके के अंदर भी लोगों से कहता हूँ, अपने मुखालिफ पार्टी के दोस्तों से भी कहता हूँ कि जी आए मिलकर अपने हलके की खिदमत करते हैं, अपने इस शहर को बनाएं। ये शहर बहुत ज़रूरी है, ये शहर रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है पाकिस्तान के लिए। तो इस शहर पर सियासत ना करें, इनके जो मंसूबे हैं उन्हें जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाएँ। और अगर कहीं पर कोई फ़ंड की कहीं ज़रूरत जो वफाक ने देने तो वफाक को चाहिए कि अपने फ़ंड रिलीज़ करे, और जहाँ पे सूबे की जिम्मेदारी है सूबा अपनी ज़िम्मेदारी को पूरे एहसन तरीके से करे। तो लिहाजा मैं अभी सर्कुलर रेलवे है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है,
है। अगर वो प्रॉपर तरीके से चल पड़े तो बहुत बड़ा मसला वो हल हो जाता है ट्रांसपोर्ट का, कि ये ग्रीन लाइन का मंसूबा है, जैसे अब उम्मीद लग बैठी है कि जी ये अगस्त तक बसें आ जाएंगी, तो अगर इस साल ये हमने प्रॉपर तरीके से इसको ऑपरेट कर लिया तो ये बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। फिर K4 जो है का जो मंसूबा है उसकी तरफ हमें तवज्जो देनी है। रोडों की हालत बड़ी ख़राब है, तो ये सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। अब लोग तंग आ चुके हैं, लोग कहते हैं कि भाई आप अपनी सियासत को एक तरफ रखें, हमारे मसाइल एक तरफ हैं, तो अब उसकी तरफ तवज्जो दें। और मैं तो पार्लियामेंट के अंदर भी और हर फोरम पे ये बात करता हूँ कि भाई जहाँ पर वफाक की जिम्मेदारी है, वफाक को चाहिए कि 100% अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए अगर कहीं फंड्स का एलोकेशन हुई है तो उसको रिलीज़ करें और काम को स्पीडी उस पर करें, ताकि ये कि जल्द से जल्द मंसूबे मुकम्मल हों। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हम मंसूबे शुरू करते हैं और उसका टाइम फ्रेम जो देते हैं उससे कई गुना लंबा टाइम हो जाता है, और वो मंसूबे जो है जो कम लागत के होते हैं वो एक्सपेंसिव होते चले जाते हैं। तो ये जब तक ये है कि अगर हमें संजीदगी के साथ इन सारे मामलात पे काम नहीं करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल है। तो अभी भी इनको, मेरी तो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से आना कि मैं एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, इलाके का कराची का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, मैं वफाक से भी दरख्वास्त करूँगा और सूबे से भी दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा अपने अख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए आवाम के मसाइल पर कोई इख्तलाफ ना करें। ठीक है आलमगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। जिस तरीके से आपकी ये ख्वाहिश है कि इख्तलाफात को भुलाकर जो दोनों हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, कराची के लिए काम करें, हम भी यही चाहते हैं कि कराची वालों के लिए काम हो, खा कोई भी शख्स काम बिल्कुल, हम भी दुआ गो हैं इसके लिए, ताकि शहरी जो हैं कराची के वो सुख का सांस ले सकें, उनके लिए कोई बेहतरी हो सके, तो रिलीफ मिले। बिल्कुल, सब दावे करते हैं, सारी हुकूमतें अपनी अपनी सतह पर बैठ के दावे करती हुई नजर आती हैं। हमें जब अमली इकदाम कोई होगा, अवाम को उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, तो तब हमें पता चलेगा कि वाकई किसी हुकूमत ने कोई काम किया। सारा चक्कर क्रेडिट गेम का है कि क्रेडिट किसको मिलना चाहिए। खैर, उम्मीद करते हैं कि कराची के मसाइल हल होंगे, और जिस तरह असद उमर साहब ने ये ट्वीट किया और बताया कि जुलाई अगस्त के अंदर यहाँ पर 80 बसें शुरू हो जाएंगी, तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि वाकई ये बसें आ जाएंगी और लोगों को ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं उनमें कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ बेहतरी आ जाएगी। आगे चलते हैं, आज अहम दिन मनाया भी जा रहा है और इसको समझने की भी बहुत ज़रूरत है। हाँ, समझने की ज़रूरत भी है और ये अहमियत भी का भी हामिल है। दुनिया भर में काम के दौरान तहफ़्फ़ुज़ और सेहत का आलमी दिन यानी वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ आज मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद दौरान काम किसी भी किस्म के हादसात हों या बीमारी से बचाव के बारे में हिफाजती तदाबीर के हवाले से आगाही फ्राहम करना है, ताकि अवेयरनेस दी जा सके कि आप वर्किंग प्लेस पर हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, तमाम ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, तो अपनी सेफ्टी किस तरीके से ज़रूरी है। अच्छा, एक तो इशाल ये पता हो कि ये इक्विपमेंट है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग दी जाए। फिर अगर आप देख लें पाकिस्तान के अंदर आग लग जाने की सूरत में हम देखते हैं इमरजेंसी एग्जिट रखे गए होते हैं, आपको पता ही नहीं होता कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने देखा है कि कभी फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया क्या, कभी किसी को प्रैक्टिस भी करवाई है कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। वो एक पूरा टॉपिक पढ़ाया जाता है, लेकिन क्या ये पढ़ाया जा रहा है या बताया भी जा रहा है कि कैसे करना है कि वो अपने आप को मजीद नुकसान ना पहुंचा दे जिस वक्त उसका इस्तेमाल हो रहा हो। एक ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस ने दुनिया भर में अपने पंजे गाड़ रखे हैं, ये भी बहुत अहम है कि इस दिन की अहमियत बढ़ जाती है। आलमी वबा खामोशी से फैलने वाली बीमारी है जो तेज़ी से एक इंसान को दूसरे से मुंतकिल हो जाती है, और इसी तरह जो है इस दिन की मुनासबत से तजावीज़ देनी चाहिए। कोरोना वायरस के हवाले से भी मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी सख्त इक़दाम किए जाने चाहिए, और उनको बताना भी चाहिए कि हम समाजी फासले को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत बन चुका है। हमजा, हम देखें तो हम दफातर में आते हैं, जो इस तरह फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर बहुत रश होता है, वहाँ पर SOPs को किस तरीके से फॉलो करवाया जा रहा है और आवाम को कितनी अवेयरनेस दी जा रही है, उनके डिस्टेंस को किस तरह से मेंटेन रखा जा रहा है। क्योंकि एक फैक्ट्री में कोई 500 के करीब आदमी या ख़वातीन जाती हैं, तो मर्द और ख़वातीन में डिस्टेंस जो है वो रखना कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि मशीनें लगी होती हैं, उनके इर्द गिर्द काम किया जा रहा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी भी है कि इस वक्त हमें इसको इंश्योर करना है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर अगर हम आलमी तौर पर देखें, पूरी दुनिया के अंदर देखें, तो ये काम ख़वातीन कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती कि उनकी सेहत के लिए बुरा होता है। क्या यहाँ पर भी पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? इसी पर बात करेंगे कि कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बच्चे एंट्री नहीं हो सकते हैं, वहाँ पर क्या काम होता है, लोगों को फैक्ट्रीज हो गई, इस तरह की जगह। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर लेबर एजुकेशन फाउंडेशन खालिद महमूद साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। खालिद महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। गुड मॉर्निंग सर। आज के दिन की कितनी अहमियत है, पाकिस्तान में कितना फॉलो किया जा रहा है? सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं, हम हैजर्ड्स की बात साथ ही करेंगे। क्या कोई लेबर को बताया जाता है, वर्कर को कुछ बताया जाता है?
पाकिस्तान में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, और पाकिस्तान जैसे जो और मुल्क हैं जो कि जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, वहाँ पे भी सूरत हाल ख़राब है। अच्छा। पाकिस्तान के जो कवानीन हैं वो इतने बुरे नहीं हैं, कवानीन में सब कुछ मौजूद है। और अभी रिसेंटली 2019 में तमाम सूबों ने, ख़ासतौर पर सिंध और पंजाब ने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट बनाए हैं। इससे पहले वफाकी हुकूमत ने भी बनाया था। तो सेहत और सलामती के हवाले से जितने कवानीन थे पहले उनको इकट्ठा करके एक जगह पे एक कानून बना दिया गया। कवानीन के हवाले से सूरत हाल ठीक है, लेकिन मसला है अमल दरामद का, इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़ाहिर है रिसोर्सेज भी चाहिए। अब हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं, वो जो भी गवर्नमेंट्स रही हों, उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो वर्कर्स के इश्यूज़ नहीं हैं। वेजेस से लेके सेफ्टी और हेल्थ के इश्यूज़ हो जाएँ या रोज़गार के इश्यूज़ हो जाएँ, उनकी प्रायोरिटीज़ शायद कुछ और हैं। तो पाकिस्तान में अमल दरामद के हवाले से प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में, आप हैरान होंगे ये फिगर सुन के, और ये ILO की फिगर्स हैं, दुनिया भर में हर साल 23 लाख से ज़्यादा लोग फौत हो जाते हैं वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स या डिजीज़ के साथ। और इंजरीज तो फिर बहुत होती होंगी। इंजरीज तो इससे कहीं ज़्यादा, कोई शुमार ही नहीं है। हर दिन 6000 से ज़्यादा लोग फौत होते हैं डिजीज़ या एक्सीडेंट के हवाले से, जो कि वर्क रिलेटेड। अब ये दुनिया भर की फिगर्स हैं। तो यूरोप में जहाँ अब प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, और एशियाई ममालिक या चीन है या अफ्रीका है और मुल्क हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो ज़ाहिर है इन ममालिक में ये वर्क रिलेटेड जो इंजरीज़ हैं, जिनकी वजह से डेथ्स होती हैं या डिजीज़ हैं, ये ज़्यादा हैं। तो पाकिस्तान का शुमार भी उन मुल्कों में होता है जहाँ प्रोडक्शन हो रही है। और पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो कानकुनी में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनके साथ मुसलसल हादसात हो रहे हैं और उस पर हुकूमतें कुछ नहीं कर रही। अच्छा खालिद साहब, एक और चीज़ मैं थोड़ा जानना चाहूँगी आपसे कि लोग देखते हैं कि फैक्ट्रीज़ में, जो केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरह का मवाद बन रहा है, चीज़ें बन रही हैं, वहाँ पर ख़वातीन भी काम कर रही हैं, मर्द हजरात भी काम कर रहे हैं, साथ में बच्चे भी काम कर रहे होते हैं। क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म हमारे मुल्क में है कि ये इस एज ग्रुप के या ख़वातीन या फिर बच्चे इन फैक्ट्रीज़ में, जो कि बहुत ही जहरीला मवाद जहाँ पर बन रहा है या इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वहाँ पर नहीं काम कर सकते? और अगर है तो फिर अमल दरामद किसने करवाना है? आखिर हम क्यों बहुत सारी जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं? जी देखें, जो एज है वो पंजाब में 16 साल है। 16 साल से कम उम्र बच्चे जो है वो ऐसी जगहों पे काम नहीं कर सकते जहाँ पे उनकी सेहत और सलामती के हवाले से ख़तरा ज़्यादा, और वो पूरी एक लिस्ट है हमारे कानून में, जो हज़ार्डस वर्क प्लेस की लिस्ट है। और इसी तरह से जो ख़वातीन और मर्द हैं, इसमें तो कोई तफरीक नहीं है, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात मौजूद हैं, वहाँ पे सेफ्टी के तमाम चीज़ें जो हैं वो कवानीन में दी गई हैं। ठीक है। जो वर्क रिलेटेड जो हैज़र्ड्स हैं ना, वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। उसमें केमिकल हैज़र्ड्स भी हैं, उसमें बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स भी हैं, उसमें आपके जो फायर के हवाले से हैं, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती हैं, उसमें स्ट्रेस भी है। और अब आप जो बात कर रहे थे पहले, कोरोना का जो मामला भी चल रहा है और पूरी दुनिया में है, और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये हम ज़्यादा इसको फेस कर रहे हैं अब इस लहर को। तो जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं हमारे, वो भी तो काम कर रहे हैं, तो उनको कोरोना का शिकार होना पड़ रहा है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आपके मीडिया के लोग हैं, पुलिस है, ठीक है। तो ये भी हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू। बिल्कुल ठीक है। खालिद महमूद साहब, हमें ये भी आप प्लीज़ बताएं कि क्या सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम है करना? आपने एक फैक्ट्री लगाई है, आपकी कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि आप ये जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको आप ले रहे हो? आप एग्जिट ही नहीं रख रहे होते, इमरजेंसी एग्जिट नहीं रखे जाते, उनको देखा नहीं जाता, फिर आप चंद पैसे देते हैं, पैसे देने के बाद आप बिल्डिंग अप्रूव करवा लेते हैं। ये आपके अंदर भी तो मसाइल है, सब कुछ क्या गवर्नमेंट नहीं करना है? हम ज़ाती हैसियत में कितने ख़राब हैं? गवर्नमेंट ने कवानीन बनाने होते हैं, गवर्नमेंट ने उस पर अमल दरामद कराना होता है, लेकिन जो काम करना है वो फैक्ट्री का मालिक और जो रोज़गार देने वाले लोग हैं उन्होंने करना। अब वो चाहे कोई छोटी जगह हो, चाहे दुकान हो। बिल्कुल ऐसे ही। मार्केट्स में जब आग लग जाती हैं, हाँ जी, तो जो प्लाजाज हैं मुख्तलिफ, वहाँ पे कितने हमारे सेफ्टी एग्जिट्स हैं, वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से फैक्ट्रीज़ में आमतौर पे ये होता है कि जो सेफ्टी एग्जिट्स हैं, वहाँ पे वो अपना माल स्टोर कर देते हैं, वहाँ पे वो रास्ते बंद होते हैं। बिल्कुल। और दरवाजे और गैर मुतल्लिका शख्स का दाखिला भी ममनू होता है, वो भी है। और दूसरी बात ये है
कि अगर कोई खिड़की दरवाजे है भी हैं तो उनको लॉक रखा जाए, बिल्कुल ऐसे है। ठीक है। अब ये चीज़ें सारी कवानीन के ख़िलाफ़ हैं। तो मालकान और हमारे कानून में मौजूद है कि जहाँ 5 से ज़्यादा मज़दूर काम करते हैं वहाँ मालिक की ये ज़िम्मेदारी है कि वो मज़दूरों के दरमियान से मुंतखब शुदा अफराद पे मुश्तमिल और अपने मैनेजमेंट से अफराद लेके और एक सेफ्टी कमेटी बनाए। अच्छा। वो सेफ्टी कमेटी जो है वो काम की जगह पे सेहत और सलामती के हवाले से मैनेजमेंट के साथ मिलकर इंश्योर करे कवानीन को और सेफ रखे उस वर्क प्लेस को। इसमें 2 चीज़ें, एक तो सेफ्टी है आपकी, एक हेल्थ है। हम हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करते हैं। आप मुख्तलिफ जगहों पे जब काम करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ जरासीम लग रहे होते हैं, कोई ना कोई केमिकल्स आपके अंदर जा रहे होते हैं, कॉटन डस्ट जा रही होती है और इनहेल कर रहे होते हैं, या स्किन पे बहुत सारी चीज़ें लग रही होती हैं। आपको कुछ सालों के बाद जाके उसका पता लगता है कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ें थी आपके लिए, और उस वक्त आपको पता नहीं चल रहा था। जब आपके फेफड़े मुतासिर हो जाते हैं, आपकी स्किन कुछ भी, कैंसर हो सकता है, आपको फेफड़े मुतासिर हो सकते हैं, आपको जिल्द की बीमारियां हो सकती हैं, स्ट्रेस की वजह से आपको और बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। तो ये सारी हेल्थ एंड सेफ्टी में आती हैं और ये वर्क रिलेटेड हैं और इसकी अहमियत को बिल्कुल हमें समझना चाहिए। वर्कर्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है इसमें, और मालकान पे ये जिम्मेदारी भी होती है। जब आप बात कर रहे थे कि आग बुझाने के आलात लगे होते हैं लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता कैसे आग बुझानी है, तो ये मालकान की जिम्मेदारी है कि ड्रिल्स करवाएं वक्तन फ़वक्तन, और जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनको पता हो कि उस इक्विपमेंट को कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ठीक है, उनको ट्रेन किया जाए, ड्रिल्स करवाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका खालिद महमूद साहब, आप तशरीफ़ लाए, सबसे पाकिस्तान बने। तो कानून तो पाकिस्तान में हर चीज़ का मौजूद है, लेकिन मसला इम्प्लीमेंटेशन का है। जिस दिन ये अमल दरामद के मसाइल हल हो गए, पाकिस्तान में शायद सारे मसाइल बिल्कुल ऐसे ही सारे मसाइल ही हल हो जाएंगे। और हम बार बार यही बात करते हैं कि हमें खुद भी अपनी भी थोड़ी हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीज़ों को खुद भी देखें कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हमें अपने जो वज़े करदा कवानीन हैं, जो फ़राइज़ हैं, जो हकूक़ हैं, हमें उनका भी पता होना चाहिए कि आखिर हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर हमारे हकूक़ क्या हैं, हमारे फ़राइज़ क्या हैं, हमने क्या करना है, क्या नहीं करना है, हम किस चीज़ के लिए बात कर सकते हैं। अपने लिए खुद आवाज़ तो उठाएं। आप लोग खुद बोलें तो सही, फैक्ट्रीज़ में मज़दूरों की तरह आप काम कर रहे हैं, आपको उसकी तनख्वाह तो दे दी जाती है, लेकिन आपके और बहुत सारे हकूक़ हैं जो कि दबा लिए जाते हैं। मुझे इस हाल में एक लेबर लीडर नज़र आ रहा है इस वक्त, लेकिन सारा मामला गवर्नमेंट पे डालने से मसला हल नहीं होगा। हमारी जो जिम्मेदारी है हमें वो पूरी करनी है, चाहे हम मालिकान हैं, चाहे हम वर्कर हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।